हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज फिर हम एक और वीडियो लेके हाजिर हैं रूल्स के ऊपर, और ये वीडियो होने वाली है आरटीआई एक्ट। टोटल 20 एमसीक्यू होंगे इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम जो नॉन टीचिंग के होते हैं, जिनमें रूल वाला पार्ट पूछा जाता है, और इसके अलावा एनवीएस, एम्स, एनआईटी, आईआईटीज़ और अदर इंस्टीट्यूशन जिनमें सीसीएस रूल्स, आरटीआई एक्ट, इन सब से क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला प्रश्न है, द वर्ड इंफॉर्मेशन अंडर आरटीआई रेफर्स टू डाटा इन हार्ड कॉपी, सर्कुलर, डाटा इन सॉफ्ट कॉपी या ऑल ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स, आरटीआई का जो रिप्लाई वगैरह हम दे सकते हैं, डाटा जो कि हार्ड कॉपी में हो या सर्कुलर हो, या डेटा जो है सॉफ्ट कॉपी में हो, तीनों ही जो है ये हमारे इंफॉर्मेशन माना जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर शैल बी अपॉइंटेड फॉर ए टर्म ऑफ years from the date on which he enters upon his office or till he attains the age of years whichever is earlier। इसमें पूछा है जो CIC का जो टर्म है टोटल कितने साल का है, या फिर जो उसकी मैक्सिमम एज जो भी पहले हो। ऑप्शन देख लेते हैं, 8 साल या फिर 65 साल की एज, 5 साल का टर्म या 65 साल की एज, 10 साल का टर्म या फिर 70 साल की एज, या फिर 6 साल का टर्म या 65 साल की एज। तो फ्रेंड्स, ये हमने पढ़ा था कल वाली वीडियो में भी, जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 65 साल है CIC की, और 65 तो इसमें 3 में दिया हुआ था, और टर्म जो है मैक्सिमम 5 साल जो भी पहले हो, और CIC को दोबारा अपॉइंट नहीं किया जा सकता। राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विच सेक्शन ऑफ आरटीआई एक्ट 2005 डील्स विद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। ऑप्शन ए है सेक्शन 6, ऑप्शन बी है सेक्शन 12, ऑप्शन सी है सेक्शन 10, या फिर ऑप्शन डी है सेक्शन 5। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ये सेक्शन 12 में दिया गया है आरटीआई एक्ट के। राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर APIO हैज़ टू फॉरवर्ड फर्स्ट अपील टू। मतलब कोई फर्स्ट अपील प्राप्त हुई APIO को, तो वो जो है किसको फॉरवर्ड करेगा, फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी को, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को, हेड ऑफ ऑफिस को, या फिर चीफ पब्लिक इंफॉर्मेशन कमिश्नर को। तो जब फर्स्ट अपील है, जाहिर सी बात है, तो वो फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी को फॉरवर्ड करेगा। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, द फर्स्ट इंडियन स्टेट दैट इंट्रोड्यूस ए लॉ ऑन आरटीआई वाज। मतलब आरटीआई एक्ट से पहले ही किसी इंडियन स्टेट ने क्या है आरटीआई लॉ लेके आ गए थे। कौन सा स्टेट था वो? असम, हरियाणा, तमिलनाडु या फिर उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर होने वाला है तमिलनाडु। तमिलनाडु ने जो है सबसे पहले आरटीआई पे नियम लेके आए थे। ऑप्शन सी हमारा एकदम राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हाउ मेनी शेड्यूल्स डज द आरटीआई एक्ट 2005। आरटीआई एक्ट 2005 में कितने शेड्यूल्स हैं? 4, 2, 6 या फिर 7। तो राइट आंसर हमारा इसका ऑप्शन भी है। आरटीआई एक्ट में जो है टोटल 2 शेड्यूल्स हैं। विच सेक्शन ऑफ आरटीआई एक्ट 2005 डील्स विद द ऑब्लिगेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज? सेक्शन 3, सेक्शन 5, सेक्शन 4 का 1 या फिर सेक्शन 9। ऑब्लिगेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज़ ये जो है सेक्शन 4 का सब सेक्शन 1 में दिया गया है इसके बारे में। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पीरियड फॉर डिस्पोजिंग फर्स्ट अपील कैन बी एक्सटेंडेड बाय डेज फ्रॉम 30 डेज इफ़ नेसेसरी। इसमें बोल रहा है कि जनरली वैसे तो 30 दिन का समय होता है फर्स्ट अपील के निपटान के लिए, लेकिन इसको जो है कितने दिनों तक एक्सटेंड किया जा सकता है। ऑप्शन ए हमारा 60 डेज, ऑप्शन बी है 20 डेज, ऑप्शन सी है 15 डेज, या फिर ऑप्शन डी 10 डेज़। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा 15 डेज़। 15 डेज़ तक इसको बढ़ाया जा सकता है, मतलब टोटल 45 दिनों के अंदर फर्स्ट अपील का निस्तारण किया जा सकता है कुछ स्पेशल केसेस में। अगला प्रश्न है हमारा, आरटीआई एक्ट 2005 केम इनटू फोर्स ऑन 15 जुलाई 2005, 12 अक्टूबर 2005, 2 अक्टूबर 2005 या फिर 2 जून 2005। तो आरटीआई एक्ट जो है हमारा कब आया था? ये 12 अक्टूबर 2005 से जो प्रभाव में आया था। राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हु आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फ़ी
पेमेंट ऑफ फ़ी मतलब आरटीआई का आवेदन की फ़ीस जो है उसको पेमेंट करने से किसको छूट दी गई है। एनी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, एनी पर्सन अबव द एज ऑफ 60 ईयर, एनी पर्सन बिलो द पॉवर्टी लाइन या फिर एनी पर्सन बिलोंगिंग टू SC ST। तो फ्रेंड्स आरटीआई आवेदन से जो फ़ीस लगती है 10 रुपये की, उसमें जो छूट दी गई है वो जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं उन लोगों को छूट दी गई है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, द फॉर्म ऑफ ऑथ टू बी मेड बाय द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर इज प्रोवाइडेड इन द 4th शेड्यूल, द 3rd शेड्यूल, द 2nd शेड्यूल या द 1st शेड्यूल। अभी आपने पढ़ा होगा टोटल आरटीआई एक्ट में कितने शेड्यूल हैं, 2, तो ये 2 ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए। अब बचा 2nd शेड्यूल और 1st शेड्यूल। तो द फॉर्म ऑफ ऑथ जो है ये द 1st शेड्यूल में दिया गया है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। अभी हमने CIC की मैक्सिमम एज लिमिट पढ़ी थी। यहाँ पूछा है व्हाट इज़ द मैक्सिमम एज लिमिट अप टू विच ए स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर शैल होल्ड ऑफिस, 60 ईयर, 65 ईयर्स, 62 ईयर्स या फिर 57 ईयर्स। तो CIC हो या फिर स्टेट का जो है इंफॉर्मेशन कमिश्नर हो, सबकी जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 65 ईयर्स है। अगला प्रश्न है, एन एप्लीकेशन फॉर इंफॉर्मेशन शुड कंटेन नॉट मोर देन वर्ड्स, मतलब कितने वर्ड में जो है इंफॉर्मेशन मांगी जा सकती है। एप्लीकेशन जो होता है वो कितने वर्ड उसमें मैक्सिमम होने चाहिए, 500 वर्ड्स, 1000 वर्ड्स, 400 वर्ड्स या 250 वर्ड। तो फ्रेंड्स इसमें 500 वर्ड्स होने चाहिए। लेकिन जब आती है ऑनलाइन आरटीआई की बात तो वहाँ पे जो है वर्ड्स नहीं 3000 कैरेक्टर में जो है आवेदन किया जा सकता है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, द लॉन्ग टाइटल ऑफ आरटीआई एक्ट सीक्स टू प्रमोट द फॉलोइंग क्वालिटीज़ इन द वर्किंग ऑफ एवरी पब्लिक अथॉरिटी, पंक्चुअलिटी, एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी या ऑल ऑफ द अबव। तो आरटीआई एक्ट जो है मेनली क्या है, वो ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर APIO हैज़ टू रिसीव द फॉलोइंग फ्रॉम द सिटीजन, फर्स्ट अपील, सेकंड अपील, एप्लीकेशन फॉर इंफॉर्मेशन या ऑल ऑफ द अबव। तो सबसे पहले जो आरटीआई की, चाहे वो फर्स्ट अपील हो, सेकंड अपील हो या फिर एप्लीकेशन हो, वो सारा जो APIO के पास ही जाता है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद वो जो है फॉरवर्ड करता है उसके अकॉर्डिंग। अगर फर्स्ट अपील है तो फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी को, सेकंड अपील है तो सेकंड अपीलेट अथॉरिटी को, एप्लीकेशन है तो PIO को। राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द 2nd शेड्यूल ऑफ द आरटीआई एक्ट 2005 कैन बी अमेंडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, बोथ A and B या फिर ऑप्शन डी गवर्नर। तो आरटीआई एक्ट के 2nd शेड्यूल को अमेंड करने की जो पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, व्हाट डज रजिस्ट्रार मीन अंडर आरटीआई एक्ट। आरटीआई एक्ट में जो है रजिस्ट्रार वर्ड जो है किसके लिए यूज़ किया गया है, जॉइंट रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार, एडिशनल रजिस्ट्रार या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो इन तीनों के लिए ही जो है ये जो है रजिस्ट्रार वर्ड जो है यूज़ किया गया है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ए पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर विल बी लायबल टू बी इम्पोज्ड ए मॉनिटरी पेनल्टी फॉर, मतलब जो है कोई जन सूचना अधिकारी है उस पर पेनल्टी लगाई जा सकती है मॉनेटरी, जो कि क्या होती है 250 रुपये पर डे और मैक्सिमम 25,000 तक। कब, प्रोवाइडिंग मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन, डिस्ट्रॉइंग इन्फॉर्मेशन, रिफ्यूजल टू रिसीव एन इन्फॉर्मेशन एप्लीकेशन या ऑल ऑफ दी अबव। तो इन तीनों केसेस में ही जो है उस पर मॉनेटरी पेनल्टी लगाई जा सकती है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, विच सेक्शन डील्स विद सेवरेबिलिटी ऑफ आरटीआई एक्ट, सेक्शन 5, सेक्शन 10, सेक्शन 13 या फिर सेक्शन 15। इसका आंसर है सेक्शन 10। और इसका मतलब समझा देते हैं। इसका मतलब है मतलब पृथक्करण करना। सपोज दैट आपने कोई आरटीआई लगाई और उसमें जो है 3-4 इन्फॉर्मेशन मांगी, उसमें से जो है 3 इन्फॉर्मेशन ऐसी हैं जिनका जवाब नहीं दिया जा सकता और 1 इन्फॉर्मेशन है जिसका जवाब दिया जा सकता है। तो इस बिना पर कि जो है उसके एप्लीकेशन को रिजेक्ट नहीं किया जा सकता कि भाई जो है आपने जो इन्फॉर्मेशन मांगी है उसमें से 3 जो है जवाब नहीं दिया जा सकता। जबकि इस केस में करना क्या है, जिस इन्फॉर्मेशन का जवाब दिया जा सकता है
उसका हमें जवाब दे देना है, मतलब सूचना प्रोवाइड करा देनी है। और बाकी 3 का जो है कि मतलब इन्फॉर्मेशन आरटीआई एक्ट के तहत प्रोवाइड नहीं कराई जा सकती, मतलब इसको जो है पृथककरण करना जो है वो सेक्शन 10 में दिया गया है। अगला प्रश्न है, व्हेन डज एन एप्लीकेशन फॉर इंफॉर्मेशन बिकम इनवैलिड? प्रूफ ऑफ बीपीएल नॉट इनक्लोज, नॉट accompanied बाई फी ऑफ ₹10, बोथ 1 and 2 आर ट्रू एंड नन ऑफ दी अबव आर ट्रू। इसमें बोल रहा है कि जो है कौन सी आरटीआई की एप्लीकेशन जो है इनवैलिड होती हैं। ऑप्शन ए, मतलब जिनके साथ आपने सपोज दैट चुन लिया कि आप जो है बिलो पॉवर्टी लाइन है, लेकिन उसके साथ जो है प्रूफ नहीं लगाया, तो भी आपकी इनवैलिड होगी एप्लीकेशन। दूसरा, आपने फ़ीस नहीं लगाई, मतलब बीपीएल वाला केस हो गया, एक हो गया जिसमें आपने फ़ीस पेमेंट नहीं की, तो दोनों ही केस में जो है आपकी एप्लीकेशन इनवैलिड हो जाएगी। राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी है। तो फ्रेंड्स, ये थे टॉप 20 MCQ। और फ्रेंड्स, यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। साथ ही आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि किस किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद।